हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज निखिल रे और ये बेसिकली आप लोगों का क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का वन शॉट होने वाले कंप्लीट सप्लाई चैप्टर का। इससे पहले भी मैंने इकोनॉमिक्स से बहुत सारे वीडियोस और इससे प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए है और आप इन सबको भी प्रेफर कर सकते हो, उन सबको भी देख सकते हो। आप लोगों का एग्जाम का बहुत पास आ चुका है, कल मैंने डेट से देखी। और 12 मार्च से कहना मॉर्निंग शिफ्ट कॉलेज और मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी बच्चे हैं उन लोगों का 12 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर। और चलो, ये बात तो अलग होगी, बट फिर भी आप लोगों के एग्जाम बहुत ज्यादा ही पास आने वाले हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग वन शॉट से जल्दी जल्दी से अपना जितना भी अगर कुछ छूट चुका है तो उसको वापस एक बार रिकैप कर लो। अगर पढ़ लिया है तो एक दो बार और अच्छे से वापस वापस इसको एकदम ताजा कर लो कि एग्जाम में एकदम आए और एकदम छुट्टी हो जाके सब लिख देना। ओके, तो ये भी वन शॉट है। इससे पहले कि आप वीडियोस भी देख सकते हो और इसको भी कहना मैं तो कह पक्का ही देख लेना। इसके जो नोट्स है वो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, बट मेहनत तो लगती है, बट उसको छोड़ के भी नोट्स अच्छे हैं। हाँ ठीक है, नोट्स अच्छे बनाए मैंने। इसको आप प्रेफर करना है, जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको भी एग्जाम में लिख के आना है, इसके डायग्राम्स वायग्राम सब कुछ। ये मार्क्स देता है, स्कोरिंग मार्क्स है। डिमांड पढ़ लेना तो सप्लाई बेसिकली उससे रिलेटेड ही है, तो आपने डिमांड पढ़ा तो एक आइडिया मिल गया आपको, तो उसके बाद आप ये सप्लाई करोगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन पे आ जाता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है, एक हाईलाइटर ले लेते हो, वैसे सब कुछ तो लिखा हुआ है। हम्म, तो हमारे चैप्टर का नाम है सप्लाई। हाँ, चैप्टर का नाम है सप्लाई। तो सप्लाई सबसे पहले जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था, तो वैसे सप्लाई भी हम सबसे पहले पता है। देखो, डिमांड में जैसे था विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय, कि हम खरीदना चाहते भी और हम खरीद पा भी रहे, कि हमारे पास इतने पैसे भी है खरीदने के, तो हम कुछ भी खरीदना चाहते हैं, बट हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए ना। वही तो डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर है। तो वैसे सप्लाई के अंदर भी एबल टू सेल एंड विलिंग टू सेल, सॉरी विलिंग टू सेल एंड एबल टू सेल। कि विलिंग मतलब कि मैं उतना बेचना चाह भी रहा हूँ, उतना मैं बेच पा भी रहा हूँ। वरना बेचने के लिए तो मैं तो चाहूंगा कि भाई मैं तो अपने पूरे दुकान की, अगर मेरे शॉप में कहना है 500 यूनिट्स है, तो मैं शॉप में 500 यूनिट में तो बोलूंगा 500 के 500 आज ही सेल हो जाए, आज ही सेल हो जाए, है ना। मैं तो यही चाहूंगा, बट इतना अगर मैं बेच पा रहा हूँ तो उसको उसको मैं सप्लाई बोलूँ क्या। यहाँ पे सिंपल से लिखा हुआ है, अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, विलिंग एंड एबल टू सेल, कि वो तुम्हें चाह भी रहा है बेचा और बेच पा भी रहा है, उसको सप्लाई बोलूंगा। तो सिंपल से सप्लाई में अगर डेफिनेशन आएगी तो इतना ही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज कि इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम बेच पा रहे हैं किसी भी कमोडिटी मतलब गुड्स। कमोडिटी मतलब क्या, गुड्स, गुड्स। ओके, हाँ। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, मतलब विलिंग मतलब चाहता है, क्या चाहता है, चाहता है। ओके, चाहता मतलब विलिंग टू, मतलब चाहता है एंड एबल, की चाह बेच भी पा रहा है, कि विलिंग टू बाय एंड एबल टू, विलिंग टू सेल एंड एबल टू सेल। ओके, एट द प्राइस होता है गिवन मार्केट में। हाँ, तो वही नॉर्मल सी है कि क्या नाम है, जो भी उस टाइम मार्केट प्राइस होगा उस प्राइस पर अगर क्या नाम है जितना वो बेचना चाह रहा है उतना जितना बेच पा रहा है उसको हम सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, सप्लाई इतना ही था। उसके आगे हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं हम फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई, क्या फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इस पे कहने में क्वेश्चन आएगा तो तुमको कहने में, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको पांचों पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। किसी किसी में डायग्राम हो तो डायग्राम भी बना देना। अदरवाइज पांच पांच बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहले तो प्राइस, दूसरा होता है रिलेटेड गुड्स, के अंदर रिलेटेड गुड्स होते हैं, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर। ओके, तो आप इन पांचों को है ना अच्छे से एकदम डिफाइन कर देना, तो मार्क्स एकदम मिलने ही मिलने। ओके, तो थोड़ा बहुत डायग्राम बना दो तो और अच्छी बात है, मैम और खुश हो जाएगी। ठीक, तो सर जो है हम प्राइस की बात करते हैं, तो जैसे डिमांड के अंदर क्या नाम है, प्राइस का इनवर्स रिलेशन था, बट इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। मैं भी तो, कोई भी प्रोड्यूसर यही सोचेगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊं। ठीक है, कि अगर अगर यही चीज अगर 500 की बिक रही है तो मैं इतना नहीं बेचने की इंटरेस्टेड हूँ, कोई बात नहीं, चल बिक रहा है नहीं बिक रहा, बट अगर इसी सेम चीज का कहना है मेरे पे उतना सारा सामान है भी, इसके में बहुत सारे यूनिट्स है, इसी सेम चीज का अगर प्राइस बढ़ के 1200 हो गया, वही सेम चीज है, इसका प्राइस 1200 हो गया, अब तो मैं चाहूंगा ना भाई मेरा बिक जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, कि अब तो प्राइस फिर से गिर जाए, बट अभी तो मैं चाहता हूँ कि ना कि जितना प्राइस बढ़ा है उतना कहना मैं ज्यादा ज्यादा इसको सेल कर दूं। ठीक है, इस प्राइस में। तो इसी में कहना मैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ सप्लाई का डेक्लेरेशन होता है। जैसे जैसे क्या नाम है किसी भी कमोडिटी मतलब किसी भी गुड्स का, जैसे जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, अगर जिसका प्राइस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मैं इसकी सप्लाई भी इंक्रीज कर दूं। ओके, तो इसके साथ कैसा होता है, डेक्लेरेशन होता है, DIRECT, डेक्लेरेशन, डेक्लेरेशन होता है। बाद बाकी आप तो ये जो भी है ना पोस्ट करके वीडियो को पढ़ लेना। देयर इज अ डेक्लेरेशन बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई, दैट मींस प्रोड्यूसर्स ऑफर द मोर क्वांटिटी एट द हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर कहना अगर सेम हो जाए वापस इसका प्राइस कहना 1200 से घट के 300 रुपये हो जाए, तो अब तो मैं सोचूंगा भाई मैंने खरीदा ही इसको 400 रुपये का था, अब मैं इसको 300 रुपये में कैसे बेचूं। अब मैं सोचूंगा अब ना भी बिके तो चलो कोई बात नहीं, फिर फर्क नहीं पड़ता, मैं जब इसको नहीं बेचूंगा जब इसका प्राइस बढ़ेगा तब बेचूंगा। ठीक है, तो वैसे वैसे अगर क्या नाम है डेक्लेरेशन, अगर क्या नाम है प्राइस इंक्रीज करेगा तो मैं अपनी सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, ज्यादा बेचूंगा, और वही अगर प्राइस कम हो जाएगा तो मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा। ओके, तो इसके अंदर इतना सही था।
प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसलिए डेक्लेरेशन और डिमांड के जो इनवर्स रिलेशन था इसलिए उसका डाउनवर्ड स्लोप बनता था। सॉरी एक मिनट उल्टा बना दिया, इरेज द टैब हो जाती है। हाँ, डिमांड के अंदर क्या नाम है उसका जो था इनवर्स रिलेशन था, इसलिए क्या नाम है उसका ऐसे डाउनवर्ड स्लोप बनता था, और बट क्या नाम है सप्लाई की तो डिमांड कब था, डी कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देता हूँ डिमांड। हाँ, सप्लाई के अंदर क्या नाम है डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव, इसलिए इसका स्लोप कैसा अपवर्ड स्लोप है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका अपवर्ड स्लोप है। जैसे कि हमें यहाँ पे अज्यूम करते हैं हमारे एग्जांपल के अंदर, जैसे हमने 500 रुपए लिया था, तो उस कंडीशन के अंदर मैंने इसके ना 10 यूनिट सेल करा था, ओके। 10 यूनिट से जैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, जैसे ही इस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया 1200 हो गया, तो अब मैं सोचूंगा ना भाई अब मैं ज्यादा ज्यादा बेच देता हूँ, तो इसकी मैंने क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दिया। मैं पहले जहाँ 10 यूनिट बेच रहा था, अब मैं वहीं पे Q1 पे मैं इसकी कितनी क्वांटिटी बेचूंगा, मैं इसकी 50 बेच सकता हूँ, मतलब जितनी 50 मैं जितना बेचूं, पर मैं ज्यादा बेचूंगा ना पहले से, मैं ज्यादा बेचूंगा, ओके। 10 20 10 से तो ज्यादा बेचूंगा, ओके। तो वही डेक्लेरेशन शो करता है जैसे जैसे क्या नाम है प्राइस इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे। पहला तो ये था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। प्राइस ऑफ कमोडिटी पहला क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या तो फिर ना कमोडिटी गुड्स भी कह सकते हैं। जैसे क्या नाम है डिमांड के अंदर भी क्या नाम था, रिलेटेड गुड में था ना सब्स्टिट्यूट, सॉरी कैमरा हिल गया मेरा कि डिमांड के अंदर भी जैसे कि था सब्स्टिट्यूट गुड्स था, कि सब्स्टिट्यूट गुड में जैसे क्या नाम है टी का अगर प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज किया तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो वैसे इसके अंदर प्राइस प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन था, ओके। तो इसमें भी क्या नाम है रिलेटेड गुड के अंदर, इसके अंदर भी इसमें दो चीज होते हैं, एक होता है अगर रिलेटेड गुड, एक होता है रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड, और एक होता है रिलेटेड, दूसरा होता है यहाँ पे कंसिडर्ड गुड, CONSIDED गुड कंसिडर्ड। क्या एक फैक्ट्री हमारे पास, सोचो ये हमारे पास ही हमारी कंट्रोल जी, हाँ, ये हमारे पास ही हमारी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में हम क्या नाम है शर्ट भी बना रहे हैं, इस फैक्ट्री में हम जीन्स भी बना रहे हैं। अगर मैंने शर्ट टी शर्ट को एज ए बोला रिलेटेड गुड, ये मेरे लिए रिलेटेड गुड है, तो दूसरे जो हमारे जो दूसरी चीज हम बना रहे हैं जीन्स, वो हमारे लिए गुड कंसिडर्ड हो जाएगा। इसमें रिलेटेड गुड और क्या नाम है कंसिडर्ड गुड के सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशन होता है, ओके। अगर इस रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज करेगा, PRIC प्राइस इंक्रीज करेगा, तो क्या नाम है मैं जो गुड कंसिडर्ड है उसकी क्या नाम है सप्लाई कम कर दूंगा, सप्लाई कम कर दूंगा। मतलब इसके अंदर क्या है ना इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेटेड गुड एंड दूसरा है कंसिडर्ड गुड, CON कंसिडर्ड गुड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ऐसे कि अगर क्या नाम है रिलेटेड गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, पेन चेंज कर करके अच्छे से समझाएगा। यहाँ पे फिर वापस उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग एक और अच्छे से समझा दूंगा, ओके। क्या कि अगर रिलेटेड गुड का प्राइस प्राइस इंक्रीज करेगा, तो जो हमारा जो दूसरा था कंसिडर्ड गुड उसकी सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज करे, कम होगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और वाइसा वर्सा अगर क्या मैं रिलेटेड गुड का प्राइस प्राइस फॉल करेगा, तो कंसिडर्ड गुड की सप्लाई बढ़ा दूंगा, सप्लाई इंक्रीज कर दूं। अब ये होता क्यों, ये तो हमने समझ लिया इनवर्स रिलेशन है कि रिलेटेड गुड और क्या नाम है गुड कंसिडर्ड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ेगा तो कंसिडर्ड गुड जो हमारे दूसरा गुड का हमारे लिए वो कंसिडर्ड गुड कहलाएगा, उसके क्या नाम हम सप्लाई कम कर देंगे। और ये अगर क्या नाम रिलेटेड गुड्स को मैंने बोला कि ये मेरे लिए रिलेटेड गुड है, तो दूसरा मेरे लिए कंसिडर्ड गुड होगा। तो अगर उसकी प्राइस कम होगी तो जो कंसिडर्ड गुड है उसका क्या नाम है सप्लाई बढ़ा दूंगा। पर ये होता क्यों है देखो, अगर ये जो मेरी टी शर्ट है इसको बना के मैं क्या नाम है कितने, इस टी शर्ट को बना के मैं 500 रुपए पहले कमा रहा था, और इस टी शर्ट को बना इस जीन्स को बना के मैं 200 रुपए कमा रहा था। अब है ना क्या हुआ कि इस टी शर्ट को बना के अब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसको बना के अब जो पहले 500 रुपए मेरे को मिलते थे, 500 रुपए में इसको बेचता था, अब इसको बना के मैं 1000 रुपए में बेच पा रहा हूँ, ठीक है। कितने में 1000 रुपए, इसके प्राइस बढ़ गया, ठीक। तो अब मैं सोचूंगा ना कि अब मैं जो इस फैक्ट्री में जो भी मैं प्रोडक्शन करूंगा, अब ज्यादा से ज्यादा मैं टी शर्ट को प्रोड्यूस करूँ, कि क्या नाम है इसको और प्रोड्यूस करूँ, इसको और बेचूंगा, इसकी सप्लाई बढ़ा दूंगा, इसकी सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, इसको और बेचूंगा ताकि क्या नाम है इससे हमको ज्यादा प्रॉफिट। और मैंने इसकी सप्लाई इंक्रीज कर दी, तो मेरे जो जीन्स है मैं उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं डिक्रीज कर दूंगा। अब इसकी सप्लाई अगर पहले मैं 50 यूनिट्स में जीन्स बनाता था,
तो अब मैं कहीं ना कहीं इसको 20 यूनिट्स कर दूंगा, 20 यूनिट्स यूनिट्स कर दूंगा कि अब तो भाई मेरे लिए क्या ना, मैं मेन फोकस मैं इन शर्ट पे करो, जीन्स की मैं जीन्स पे मैं कम फोकस कर रहा हूँ, इसको क्या ना मैं इसकी सप्लाई कम कर दूँ, और वाइस वर्सा। अगर यही उल्टा हो जाए कि हमारी जो जीन्स है उसकी प्राइस बढ़ जाए, जो जीन्स है इसकी प्राइस क्या ना मैं इंक्रीज होके हो गई, पहले 200 की थी अब इंक्रीज होके 500 रुपये हो गई, तो अब मैं और इसकी जो इसका प्राइस अब इसकी क्या नाम, इसका भी 500, अब मैं सोचूंगा नहीं, अब मेरे को जीन्स में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब मैं जीन्स की सप्लाई बढ़ा दूंगा, जो मेरे लिए रिलेटेड गुड है उसकी सप्लाई कम कर दूंगा। ओके, वाइस वर्सा इसके अंदर भी इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि ठीक है, और इनवर्स रिलेशन किस किस के बीच में आपको ये भी याद रखना है कि इनवर्स रिलेशन है रिलेटेड गुड के प्राइस में, रिलेटेड गुड के प्राइस में, ये याद रखना, और कंसिडर्ड गुड की सप्लाई में, कि अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज करेगा, कि अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज करेगा तो जो हमारा सप्लाई है कंसिडर्ड गुड का, वो क्या नाम है फॉल करेगा, और वाइस वर्सा अगर इसके प्राइस कम होगा तो सप्लाई है कंसिडर्ड गुड का वो इंक्रीज करेगा। ठीक था, इतना ही था इसके अंदर। आई होप आप लोग समझ गए हो, और नहीं भी समझोगे तो मैं एक और बार कहना, मैं इसके बाद एक और 10 मिनट सीरीज टाइप लाऊंगा, जिसके अंदर क्या मैं एक रिकैप दूंगा 10 मिनट्स के अंदर ऑल चैप्टर्स का, तो उसके अंदर आपको इसको और बेटर तरीके से समझा पाऊंगा मैं। ओके, ये तो अभी थोड़ा सा एक लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म में वीडियो समझा रहा हूँ मैं। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम सी टाइप से वीडियोस में बना रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा तो बेटर होते रहते हैं ना, तो ओके। फिर यही इसमें लिखा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वही जिसके रिलेटेड गुड का जैसे प्राइस बढ़ गया 500 से 1000 रुपये हो गया था हमारी कंडीशन में, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड कंसीडर्ड। जैसे हमारे कहने में जो पहले 50 यूनिट 20 यूनिट बनाते थे, सॉरी 50 यूनिट बनाते थे, अब हम 20 यूनिट पा गए, मतलब इसकी सप्लाई हमने कम कर दी। ओके, there is an inverse relation between price of related good and the supply of good considered first. Inverse relation होता है, okay? Then अगला जो फैक्टर है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये भी सिंपल ही है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको भी एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो कितना भी पैसा और फैक्ट्री मैंने सेम लिया, मैं लेने के लिए दूसरी फैक्ट्री भी ले सकता था, फैक्ट्री एकदम सेम ही लिया, इसमें भी वही फैक्ट्री इसमें भी वही फैक्ट्री, क्रोम पे फैक्ट्री की कमी नहीं थी, बट डाउन टू अर्थ, समझो, दिखाना था। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। ठीक है, सेम इफेक्ट हमारी इसी फैक्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि मैंने पहले कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे रॉ मटेरियल समझ सकते हो, लेबर समझ सकते हो। ठीक है, इस चीज को हम कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। जो पैसा लग रहा है हमें किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, जितना हमको पैसा लग रहा है उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। तो वही समझते हैं हम कि रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल एक गुड बना रहा हूँ मैं, उसके लिए क्या नाम है, मेरे को 300 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, और मेरे को लेबर लग रही है उस गुड्स को बनाने के लिए 150 की। ओके, तो अब मैंने बना लिया, इसको बना के मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, मेरा 450 का आया टोटल कॉस्ट, ये हमारे कॉस्ट कॉस्ट और तुम इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कह सकते हो कि इतना कॉस्ट आ रहा है, और इसका जो प्राइस है मार्केट में, इसका प्राइस चल रहा है 600, इसका प्राइस मार्केट में कितना चल रहा है 600, प्राइस तो फिक्स है। देखो दो चीज उस दिन में आपको समझाया था, कॉस्ट कॉस्ट और क्या नाम है प्राइस में डिफरेंस होता है। कॉस्ट तो हमें बनाने की खर्च आ रही है, कॉस्ट हमारी तरफ से ज्यादा भी हो सकता है, अगर हम कहना ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारे लेबर इतने एफिशिएंट नहीं है, तो कॉस्ट ज्यादा हो सकता है कि है ना, मैं कि वही दूसरे लोग क्या नाम है उसी सामान को क्या नाम है 300 में भी बना रहे हैं, बट हमको उसको बनाने के लिए क्या नाम है 450 कॉस्ट लग रहा है ना। और क्या पता उनको वो ज्यादा एफिशिएंट हो, इतनी बेटर टेक्नोलॉजी, बट प्राइस सबके लिए सेम। अगर वही चीज अगर मार्केट में 600 की है, तो वो मैं भी 600 का ही बेचूंगा और अदर्स भी 600 के ही बेचेंगे, वरना क्या नाम है अगर मैं इसको ज्यादा महंगा बेचूंगा तो लोग तो मेरे सामान क्यों खरीदेंगे ना, लोग तो दूसरे का सामान खरीदेंगे। तो प्राइस तो सेम है, कि प्राइस सेम है, बट कॉस्ट में फर्क होती है। तो हम कॉस्ट की बात करें क्या नाम, हाँ एक मिनट, हाँ कॉस्ट की बात करें, हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है 450, और इसका जो प्राइस है मार्केट में, मार्केट प्राइस वो है 600 रुपीज, 600 रुपीज। तो हमें इससे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, हमको इससे 150 का प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर क्या नाम है मैं इसको बेचूंगा मार्केट में, तो मेरे को इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये तो उल्टा क्यों लिखा था, ये समझ नहीं आता। हमें प्रॉफिट हो रहा है 150 का। ओके, 150 का। देन अगर यहीं पे इसका क्या नाम है, इसी का क्या नाम है इंक्रीज हो जाए, दोनों इंक्रीज हो जाए, क्या नाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरा बढ़ जाए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले तो 300 रुपये था, अब मेरे को रॉ मटेरियल कितने का लग रहा है, अब मेरे को रॉ मटेरियल लग रहा है 350 का। 350 का मेरे को रॉ मटेरियल लग रहा है, और लेबर जो पहले क्या नाम है 150 की लगती है, अभी लेबर लग रही है 250 की, लेबर लेबर मेरे को लग रही है 250 की, सॉरी 200 की। ठीक है, तो 550। ओके, अब ये 550 क्या है, मैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप समझ आने की क्या है, और 550 है, बट प्राइस तो सेम ही है। प्राइस प्राइस कितना, मार्केट प्राइस कितना, मार्केट प्राइस तो 600 रुपीज, 600 रुपीज।
अगर हम इसको कहना है माइनस है तो पहले मेरे को कहाँ मेरे को 150 का प्रॉफिट हो रहा था, अगर अब मैं देखूँ तो अब मेरे को खाली 50 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आपने देखा इसमें इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे कहना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे कहना हमारा प्रॉफिट कम होगा, जैसे जैसे प्रॉफिट कम होगा तो मैं सोचूंगा ना सप्लाई कम करूँ, तो मैं अपनी सप्लाई कम करूंगा। ओके, सप्लाई कम करूंगा, और जैसे जैसे मेरा कॉस्ट कम लगेगा तो मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा, मैं अपनी सप्लाई इंक्रीज करूंगा। तो इसके बीच में भी क्या है, इनवर्स रिलेशन। किस किस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशन है कि जैसे अगर कॉस्ट कम होगा, जैसे कॉस्ट बढ़ेगा तो मैं अपनी सप्लाई कम कर दूं क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। देन अगर यहाँ पे कॉस्ट कम होगा, अब मैं क्या ना उसी चीज को मैं पहले अगर 450 का भी बनाता था, मेरे अच्छे पास अच्छी टेक्नोलॉजी, मेरी लेबर बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा क्या नाम स्किल्ड है, तो क्या नाम है वो इसको 400 में बना पाया, तो अब मेरे को सीधा 200 का प्रॉफिट होता है, मेरे को पहले 150 का प्रॉफिट होता, मेरे को 200 का प्रॉफिट होता, मैं इंक्रीज कर दूंगा ना। तो इसी इसके बीच में क्या इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ओके, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको एकदम अच्छे से याद रखना, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम रीड कर लेते हैं, इसका भी लिखा हुआ है कि आई थिंक थोड़ा छोटा कर दो। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू फॉल इन प्रॉफिट मार्जिन। यही मैंने कहा था कि जैसे कहने में पहले कहने में जब हमारे इतने का सामान बना तो हमारे 150 का प्रॉफिट मार्जिन था हमारा, जैसे कहने में इसके प्राइस बढ़ गए तो लीड्स टू फॉल, अब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ना, हमारा प्रॉफिट कितना 100 रुपए से कम होगा, हमारा प्रॉफिट 100 रुपए से कम हो गया है ना। तो उसी की वजह से द प्रॉफिट मार्जिन द प्रोड्यूसर एंड एज द रिजल्ट द सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज, therefore there is an inverse relation between cost of factor of production and supply of commodity। बस इतना ही था कि प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या नाम है हम उस चीज की सप्लाई कम कर देंगे, इनवर्स रिलेशन है। फिर अगले चीज का हम स्टडी करते हैं, अगला जो है टेक्नोलॉजी, ये भी इजी था। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते टेक्नोलॉजिया मजाक कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के साथ हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इसके साथ डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है, बट ये हम समझ सकते हैं कि एक फेवरेबल या अनफेवरेबल रिलेशन है कि अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एकदम क्या नाम है एकदम मस्त टेक्नोलॉजी एकदम अच्छी है कि हमारा जो भी गुड्स डाले एकदम उससे कहना है बहुत अच्छा क्या है बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, इससे बिल्कुल वेस्टेज नहीं हो रही है एकदम, उससे अगर पहले ही इस खराब टेक्नोलॉजी से क्या नाम है 50 यूनिट्स निकलता है, तो हमने अपनी 500 भी लिख दिया मैंने। हाँ, अगर 50 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन होता था पहले खराब टेक्नोलॉजी से 50 यूनिट, 500 लिख दिया। हाँ, 50 प्रोडक्शन होता था, तो अगर मैंने न्यू टेक्नोलॉजी कर ली उसी से अब मैं कह रहा हूँ 60 में प्रोडक्शन हो, तो मैं एक तरीके से देख रहा हूँ ना कि अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से मैं प्रोडक्शन बढ़ा, अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ तो मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगा। वही अगर ऑप्सोलेट ये अच्छी टेक्नोलॉजी अगर यही ऑप्सोलेट क्या नाम है पुरानी पुरानी टेक्नोलॉजी क्या नाम है क्या कहता है उसको, हाँ, जो भी है मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से क्या नाम है मैंने अपना रॉ मटेरियल तो डाल रहा हूँ, आधी रॉ मटेरियल में क्या नाम है मशीन खराब हो जाए, मशीन बंद हो जाए, तो जितना भी रॉ मटेरियल हमारा वेस्ट हो गया, इसकी वजह से हमारे क्या नाम है लॉस होने स्टार्टेड हो गए। तो इसके वजह से जो भी क्या नाम है कंज्यूम जो भी सप्लायर है वो अपनी सप्लाई कम ही करेगा ना, ऑब्वियसली बात है, उसको क्या नाम है अब लॉसेस हो रहे हैं उस खराब मशीनरी की वजह से। तो इसमें सिंपल इतना ही था कि अगर हमारे पास अच्छी और इफेक्टिवली क्या नाम है न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर में फेवरेबल रिलेशन है, फिर क्या है फिर फेवरेबल रिलेशन है कि इनमें अच्छा है कि क्या नाम है जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो क्या नाम है, हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, और क्या नाम है अगर हमारे पास ऑब्सोलेटेड टेक्नोलॉजी खराब टेक्नोलॉजी उस कंडीशन में मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा। तो इसके अंदर बस इतना ही था, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस लीड टू मोर प्रॉफिट, इससे हमें मोर प्रॉफिट होगा एंड रिजल्ट सप्लाई इंक्रीज। ठीक है, और इसी का वाइस वर्सा अगर हमारे पास ऑब्सोलेटेड टेक्नोलॉजी उस कंडीशन में क्या नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लॉसेस होगा उस कंडीशन में, तो हम अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, बस इसके अंदर इतना ही था। ओके, देन ये जो लास्ट है अदर फैक्टर्स के अंदर दो चीज आती है, एक एक्साइज ड्यूटी, दूसरा होता है सब्सिडीज। एक्साइज ड्यूटी से नाम से ही समझिए कोई टैक्स वैक्स से रिलेटेड होगा, और दूसरा क्या नाम है सब्सिडीज, कि ये जो गवर्नमेंट हमको ग्रांट्स देते हैं क्या नाम है कुछ रिलैक्सेशन देते हैं वो सब हमारे लिए
होता है सब्सिडी की, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप पूरा का पूरा इसको क्या नाम है फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन से समझ सकते हो, इसको भी पूरे फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन से एक तरीके से ये भी क्या नाम है इसके साथ पहले बता दो इनवर्स रिलेशन होता है, इसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या है ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्यों इनवर्स रिलेशन होता है? क्योंकि क्या नाम है हमारे कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज कर देते हैं। पहले की जैसे हमारे एकदम अभी उस वाले एग्जांपल पे लेके जाऊंगा तो फिर उससे और अच्छे से समझ आएगा कि हमारा जो कॉस्ट है वो हमारा कॉस्ट आ रहा था पहले में 450। अब इसमें क्या नाम है गवर्नमेंट ने टैक्स और ऐड कर दिया, टैक्स और ऐड कर दिया टैक्स, ओके। अब इसने क्या नाम है 50 रुपीज टैक्स और ऐड कर दिया। 50 को अच्छे से टैक्स ऐड करता है ना गवर्नमेंट, छोड़ती थोड़ी है हमको। पूरा 100 रुपए टैक्स ऐड कर दिया, ओके। तो अब ये 550 की होगी ना, 550 की होगी। तो अब पहले जो मेरे को 150 प्रॉफिट हो रहा था, अब मेरे को खाली 50 रुपी प्रॉफिट हो रहा है, अब खाली 50 रुपी प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में मैं क्या है, जो पहले सप्लाई मैंने इंक्रीज कर रखी थी, अपनी सप्लाई बहुत कर रहा था मैं, और जैसे ही इस क्या नाम है टैक्स लग गया, क्या नाम है एक्साइज ड्यूटी लग गया, मैं अपनी सप्लाई को कम कर दूंगा, सप्लाई को अब मैं कम कर दूं, ओके। जितना मैं बेच पाता अब उतना नहीं बेचूंगा ना, कि अब भाई मेरे को प्रॉफिट ही इतना अच्छा नहीं हो तो मैं सोचूंगा अब बाद में बेचूंगा जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और इस सब्सिडीज के अंदर कैसे था हाँ, सब्सिडीज के अंदर क्या नाम है हमें ग्रांट्स दे दी, जैसे हमारे इसके अंदर कॉस्ट आ रहा था हमारा 450, ओके। तो क्या नाम है हमें रिलैक्सेशन दे दिया गवर्नमेंट ने, हमें क्या नाम है रिबेट दे दिया, जो भी कह सकते हैं उसको, रिलैक्सेशन रिबेट, हम सब्सिडी लिख देते हैं। सब्सिडी दे दिया हमको 100 रुपीज का। तो अब इस कंडीशन में मेरी कॉस्ट कितनी होगी, माइनस कर देते ना माइनस। अब मेरी कॉस्ट हो गई 350। अब जो जो मेरे को पहले कॉस्ट तो 600 ही था, कॉस्ट इसका 600, जो मेरे को पहले प्रॉफिट क्या नाम है 150 का हो रहा था, अब यहीं पे मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 250 का प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे को। कितना, 250 का, 250 का प्रॉफिट हो रहा है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो अब मैं पहले अगर मैं 100 यूनिटी सप्लाई कर पाता, अब मैं इसको और प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा और सप्लाई करूंगा, अब मैं इसकी क्या नाम है सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, ओके। तो इसीलिए इसका रेगुलेशन है, सिर्फ इनडेक्लेशन है। तो अगर इसके अंदर वापस एक बार मैं इस वाले एग्जांपल से समझाऊं कि इसके अंदर अगर क्या नाम है टैक्स भी ऐड कर दे, अगर हम इसके अंदर टैक्स भी ऐड कर दे, एक्साइज ड्यूटी का टैक्स ऐड कर दे 100 रुपीज, तो वो 550 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो उसके वजह से हम सप्लाई भी कम कर देंगे, सप्लाई भी कम कर देंगे, एंड सेम, और सेम अगर क्या नाम है इसके अंदर से सब्सिडीज माइनस कर दे, इसी के अंदर से हम से सब्सिडी माइनस कर दे, तो से पहले ले लेता हूँ कि हमें 100 रुपए का क्या नाम है 100 रुपए की सब्सिडी 200 की ना, 200 की सब्सिडी मिल रही है अभी, सॉरी 350 का पड़ रहा है मेरे को, तो हमें क्या ना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, 250 से प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो इस कंडीशन में सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, बस इतना ही था इसके अंदर। हाँ, आई होप आप लोगों को ये पूरे कहने में जो भी 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे सब कुछ कहने में अच्छे से समझ आए होंगे। मैं फिर से एक बार रिकैप ले लेता हूँ। कहने में प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि ये थोड़ी सी वन शॉट था, बट ये डिटेल वन शॉट है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना। बट इसके बाद में प्रॉमिस करो कि एक कहना वन शॉट एक रिकैप वन शॉट लिखूंगा, जो कहना बहुत कम टाइम में आपके कहने में टाइम सेव करके सब कुछ है ना एकदम एकदम स्विप करके ना आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको फिर से एक बार रिकैप दे रहा हूँ कि प्राइस प्राइस ऑफ द कमोडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो हमें कहना सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। दूसरा होता है रिलेटेड रिलेटेड गुड के अंदर दो गुड्स होते हैं, एक होता है रिलेटेड गुड और दूसरा होता है गुड कंसिडर। इसके बीच में रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ेगा तो गुड कंसिडर्ड की सप्लाई कम होगी, और क्या नाम है गुड कंसिडर्ड की सॉरी रिलेटेड गुड का प्राइस कम होगा तो गुड कंसिडर्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके अंदर इतना ही था। कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोटेक्शन, वही सामान मेरे को क्या नाम है सस्ते में मिल रहा है, वही सामान मैं सस्ते में बना पाता तो मैं अपनी सप्लाई बढ़ा के रखूंगा। अगर वही सामान मेरे को आप महंगा बनने में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, उसमें मेरे को प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो मैं इसकी सप्लाई कम कर दूंगा। इसके अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है, अगर सॉरी ज्यादा बढ़ रहा है क्या नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या नाम है ज्यादा हो रहा है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा। और दूसरा टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो क्या नाम है सारा क्या नाम है मेरे को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, मैं क्या नाम रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, हमारे वेस्ट नहीं होंगे, रॉ मटेरियल क्या नाम अच्छे से सामान बन पाएगा। यही ऑब्सोलेटेड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या नाम है इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या नाम है वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होगा, उससे हमें लॉस भी होगा, तो इसमें सप्लाई कम कर दूंगा। तो ये तीसरा होता है कि अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर के अंदर दो चीज आता है, एक्साइज ड्यूटी, वो जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, इसमें इन्वर्स रिलेशन होती है, हमारे कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, एंड देन इसकी वजह से हम सप्लाई कम कर देते हैं, प्रोड्यूसर अपना सप्लाई कम कर देता है। और दूसरा होता है सब्सिडी, सब्सिडी मतलब रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट हमको छूट देती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कोविड 19 वाले की वैक्सीन बनाई तो उनको ग्रांट्स फ्रंट्स मिलोगे कि हाँ तुमने ये वैक्सीन बनाई, इसकी वजह से तुम्हारे कॉस्ट है, हम तुमको अपने तरफ से क्या नाम है वो सब्सिडी ग्रांट्स चाहिए।
मैं अपने कैमरा स्टैंड ले पहुंचा सर। सॉरी 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 सर, इग्नोर करना, इग्नोर। कुछ नहीं हुआ था अभी। कुछ नहीं हुआ था। हाँ, कहाँ था मैं? सब्सिडी पे था ना, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और क्या नाम है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, बस इतना था। फिर अब हमको पढ़ना है सप्लाई फंक्शन के ऊपर। क्या? सप्लाई फंक्शन। ओके, सप्लाई फंक्शन, एक मिनट सेकंड से छोड़ देता हूँ। सप्लाई फंक्शन एक तुम इसको टेक्निकली फंक्शन भी कह सकते हो, मैथमेटिकली फंक्शन भी कह सकते हो, जो डिफाइन करता है रिलेशन। डिफाइन मतलब रिलेशन बताता है किसके बीच में, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड इसके डिटरमिनेंट्स के बीच में, की सप्लाई और इसके जो डिटरमिनेंट्स, सप्लाई उसके जो डिटरमिनेंट्स थे कितने, जैसे प्राइस था, क्या नाम है, रिलेटेड गुड था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, टेक्नोलॉजी था एंड अदर फैक्टर। इसके साथ क्या नाम है, सप्लाई का कैसा रिलेशन, की सप्लाई क्या नाम है प्राइस के चेंज होने पे किस टाइप से रिएक्ट कर रही है, रिलेटेड गुड में प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज बढ़ने घटने से क्या नाम है सप्लाई में कैसा चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी से एंड अदर फैक्टर से। बस सबको हम ये चीज हमको बताती है क्या, सप्लाई फंक्शन, ठीक है। इसको इट इज टेक्निकल फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन भी आप लोग कह सकते हैं, विच गिव्स अ रिलेशन बिटवीन, वही रिलेशन बताती है, रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ये कमोडिटी है वो ऊपर कुछ कर लिख दिया था, कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट जो हमें ऊपर क्या है, जो फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, सप्लाई प्राइस, रिलेटेड गुड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर। ये चीज को अगर हमें डिफाइन करती है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई फंक्शन, ठीक है। तो हमें लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है एकदम सेम, जैसे डिमांड के अंदर हमें क्या नाम है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, इसके अंदर लॉ ऑफ सप्लाई है, उसके अंदर क्या नाम है कि अदर थिंग, डिमांड के अंदर था कि अदर थिंग कांस्टेंट, उसके अंदर भी अदर थिंग कांस्टेंट है उसके साथ, बट डिमांड के अंदर प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन था कि डिमांड प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, बट इसके अंदर प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड सॉरी सप्लाई भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो सप्लाई रिलेशन क्या है, इस स्टेट दैट्स बीइंग द अदर थिंग कांस्टेंट, और ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वैसे अगर अभी ना पूछे तो इन फ्यूचर भी कभी कभी तुम सीए फाउंडेशन करोगे या कुछ भी करोगे, बीकॉम में कुछ भी करोगे, तो उसमें तुम्हें ये वर्ड्स पता होने चाहिए अच्छे वजह, सेट्रिस पेरिपस, कि ये अदर थिंग जो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेट्रिस पेरिपस, ठीक है। फिर state the other state that's being the other thing constant, की other thing constant है, there is a direct relation between price of the commodity and its quantity supplied, कि प्राइस के बीच में एक मिनट पेंशन कर देता हूँ कि प्राइस के बीच में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। सप्लाई की प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई की अदर थिंग कांस्टेंट है, अदर थिंग कांस्टेंट में ये अजम्पशंस है, अदर थिंग कांस्टेंट की सारी अजम्पशंस है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट, यहाँ पे भी रिमेन आना था, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, कि क्या नाम है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी क्या नाम है रिमेन कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, अदर अदर फैक्टर्स में जो एक्साइज ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी, इसके अंदर दो तीन एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी और सब्सिडी, सब्सिडी वो भी क्या नाम है कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में प्राइस का और क्या नाम है सप्लाई का डेक्लेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, बेसिकली इतना, इसी को हमने बोला लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक। Instead of being other thing constant, there is a direct relation between price of the commodity and its quantity supplied। और इसकी जो assumptions है, ये assumptions याद करें ना, पक्का पक्का ये क्या नाम है क्वेश्चन आ ही सकता है। और लॉ ऑफ सप्लाई को डिफाइन करने के लिए तो उसके तुम assumptions भी लिख देना, अच्छा मार्क्स मिलेंगे। और इसके क्या नाम है टेबुलर फॉर्मेट और डायग्राम पक्का ही बना करना, इजी है, इतना कुछ है नहीं, ये सब बस तुमको सब में प्राइस बढ़ा देना और उसके अंदर सप्लाई बढ़ा देना, बस सिंपल सा है। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, जो भी हम अदर फैक्टर पर क्या है ना, अदर फैक्टर में सब कांस्टेंट डाल देना, लिख के पीछे कांस्टेंट लगा देना, बस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। वही सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल ये एक टेबुलर फॉर्मेट है जिसके अंदर हमने दिखा रखा है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड सप्लाई ऑफ गुड एक्स, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करे, चेंज कर लेता हूँ। हाँ, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर, देखो प्राइस इंक्रीज कर गया ना, +5, 5 रुपए से प्राइस बढ़ गया, फिर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर, हम अपनी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करें, पहले हम 100 यूनिट बेचते थे, जब 10 रुपए का सामान था मैं पहले 100 यूनिट बेचा था, जैसे प्राइस उसको 15 हो गया, मैं उसकी वो क्या ना 150 यूनिट बढ़ा दी, जैसे उसकी प्राइस 28 हो गया, मैंने उसकी क्वांटिटी और बढ़ा दी, और क्वांटिटी बढ़ा दी, और क्वांटिटी बढ़ा दी, बस ये कैलकुलेशन शो करे कि प्राइस बढ़ रहा है तो मैं अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं अपना सामान ज्यादा बेच रहा हूँ, ठीक है। वैसे डेफिनेशन शो करे, इसके अंदर यही यहाँ पे यही सेम डायग्राम है, जैसे ऊपर प्राइस वाला था ना, वो सही सेम डायग्राम है। ये अपवर्ड स्लोप है, क्या नाम है, अपवर्ड स्लोप है, सॉरी अपवर्ड कर्व है, जिसके अंदर क्या नाम है प्राइस, क्या नाम है प्राइस के
प्राइस के बढ़ने पे मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, बस इसके अंदर इतना ही था। और कुछ तो था ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर बस तुम यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हो कि पहले की जब क्या नाम है प्राइस 100 रुपए था तो मैं क्या नाम है 100 यूनिट्स सेल कर रहा था। तो जैसे इसके प्राइस बढ़ के 150 हो गया, 150 हो गया तो मैंने इसकी क्वांटिटी 150 कर दी। बस इतना तुम अपने तरफ से लिख के आ जाना। यहाँ पे प्राइस आता है, सॉरी यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी लिख के आ जाना अपने तरफ से। हाँ, अब इसके बाद जो हमने ऊपर जो भी पढ़ा क्या नाम है ये जो हमने पढ़ के आए थे सप्लाई फंक्शन पढ़ के आए थे ना, इसके अंदर जो भी सप्लाई को जोन जोन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्राइस, रिलेटेड गुड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड अदर फैक्टर। इस कंडीशन में हमको पढ़ना है बस प्राइस के चेंज होने से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यही इसके अंदर बना था कि अगर हमारे जो सप्लाई फंक्शन है ये किस किस से इफेक्ट होता है, हमने देखा कि सप्लाई फंक्शन हमारा प्राइस से भी इफेक्ट होता है, रिलेटेड गुड से भी इफेक्ट होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से भी इफेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी से भी इफेक्ट होता है, अदर फैक्टर से भी इफेक्ट होता है। बट अगर ये जो हमारा फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से चेंज हो रहा है, प्राइस के चेंज होने से तो उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ओके। और बट अगर अदर रिलेटेड अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो जैसे कि रिलेटेड गुड, फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजी एंड क्या नाम है अदर क्या नाम है एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी सब्सिडी आता है, उसके वजह से अगर क्या नाम है हमारा सप्लाई चेंज हो उसको बोलेंगे चेंज इन सप्लाई, ओके। सेम डिमांड जैसे अगर डिमांड के अंदर प्राइस की वजह से चेंज होता है तो उसके अंदर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते थे। देखो मैंने उस टाइम भी कहा था अगर प्राइस आ रहा है तो प्राइस से हम तुमको याद रखना है प्राइस सीधा क्वांटिटी पे इफेक्ट होगी कि प्राइस से सीधा क्वांटिटी इफेक्ट होगी, तो सीधा तुमको यहाँ पे लिखना है क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। बट अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है तो उसके अंदर खाली चेंज इन सप्लाई, उसके अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक मिनट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस के चेंज होने पे क्या नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है। इसके अंदर मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर होता है, इसके अंदर मूवमेंट होता है अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, ओके। और इसके अंदर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंशन होता है इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने से एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से नाम ही समझ आना एक्सपेंड करना मतलब फैला देना, अगर मैं इतना इतना बेच पाऊँ तो अब मैं और ज्यादा बेच पाऊँ, ओके। एक्सपेंशन और ये कब होगा प्राइस के इंक्रीज करने से, और ये कॉन्ट्रेक्शन ये होता है प्राइस के फॉल करने से। भाई आप कॉन्ट्रेक्शन में इतना बेच पाता मैं कम बेचूं क्यों, प्राइस कम हो रहा है हमको प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन पढ़ना था। एंड सेम इसके अंदर चेंज इन सप्लाई के अंदर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस के छोड़ के अदर फैक्टर्स जो भी थे रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी अदर फैक्टर्स और कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके में चेंज हो रहा है, प्राइस को छोड़ के प्राइस नहीं चेंज हो रहा, प्राइस चेंज होगा अगर, अरे कहाँ चले जाते हैं, अगर प्राइस चेंज होगा तो उसके अंदर तो सीधा होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, बट प्राइस को छोड़ के तो चेंज इन सप्लाई होगा इसके अंदर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस। इसके अंदर शिफ्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर मूवमेंट होता है, याद रखना इसके अंदर क्या नाम है, अगर कुछ एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अगर क्या नाम है प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के अंदर क्या होता है, तो तुम उसके अंदर लिखना मूवमेंट, मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई करो, मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर। अगर क्या नाम है चेंज इन सप्लाई है ड्यू टू अदर फैक्टर देन प्राइस तो उसके अंदर शिफ्ट आते हैं, क्या इसके अंदर शिफ्ट आता है कि इसके अंदर पूरा कर्व भी हमारा सॉरी ये कर्व भी हमारा पूरा राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो हमारा पूरा सप्लाई कर्व है ये तो फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा कर्व भी उठ के कहीं और चले जाते हैं, कर्व भी पूरा उठ के कहीं और चले जाता है। हाँ, कहाँ थे हम। बट क्या नाम है इसके अंदर क्या नाम है कर्व तो वही रहता है बट बस मूवमेंट होता है कि पहले मैं हिट ही जाता है, मूवमेंट होता है, नीचे मूवमेंट हो सकता है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, बस ठीक है। बट कर्व वही रहता है, सप्लाई कर्व एक ही रहता है, बट इसके अंदर क्या नाम है शिफ्ट हो जाते हैं, सप्लाई कर्व भी चेंज हो जाता है, इसके अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या नाम है अदर फैक्टर्स के इंक्रीज और डिक्रीज हो इसके नाम राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज मतलब राइट वर्ड, स्पेलिंग सुंदर ही लिखूंगा आज मैं, लेकिन यूं अच्छा लिख लेता हूँ और क्या नाम है जब वीडियो बनती है तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं लिखा जाता, अभी अच्छे से सुंदर ही लिखूंगा। राइट वर्ड शिफ्ट, ओके। और डिक्रीज मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ओके। चलो अब एक एक करके जो चार है इन चारों को पढ़ लेते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज ये सब पढ़ लेते हैं। हाँ तो सिंपल सिंपल सही है,
सबसे पहले एक्सपेंशन रीजन क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ेगा। तो हमने अभी तक पूरे चैप्टर में तो यही पढ़ते आ रहे कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। वो ये इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ रही है, पहले प्राइस P0 थी तो क्या नाम हम Q0 क्वांटिटी कर रहे थे, जैसे प्राइस हमने इंक्रीज कर दी वैसे क्या नाम हमने अपनी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर दी। ये अपवर्ड मूवमेंट है अलोंग डिमांड कर, ये क्या है अपवर्ड मूवमेंट, इसमें क्या है ये अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर फ्रॉम ए टू बी। इसको लिख देता हूँ अपवर्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर, ये सब तो सेम ही था। क्या था इसके अंदर, जब प्राइस 10 रुपए था तो मैं कितना, मैं 500 यूनिट यूनिट सेल कर रहा था। जैसे ही प्राइस बढ़ के तो 20 हो गया, मैंने इसकी कहना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, मैं 600 यूनिट ITS यूनिट सेल कर रहा हूँ। ये अपवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। ओके, इसको यहाँ पे हम लिख देंगे अपवर्ड मूवमेंट along along supply curve from A to B। इसको बादल से बंद भी कर देता है, भाग ना जाए। ओके, बस इसके अंदर इतना ही था। जैसे जैसे हमने प्राइस भरी, हमने क्या नाम है सेम सप्लाई, सप्लाई कर्व चेंज हुई, इसके अंदर एक्सपेंशन है, सेम सप्लाई कर्व है, हमने बस मूवमेंट किया है। पहले हम जितना अगर इतना क्वांटिटी बेचे था हमने क्वांटिटी बढ़ा दी इसके प्राइस के बढ़ने से, बस इसके अंदर इतना ही था। हम्म, दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का उल्टा रीजन हो गया, रीजन या डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस कम होगा तो क्या ना हम अपनी सप्लाई को भी कम कर देंगे, सिंपल सिंपल सी बात थी। इसके अंदर क्या नाम है डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अलॉन्ग बी टू ए, या तो उसको उल्टा लिखते तो अगर ऊपर ए लिख देते, अगर ऊपर ए लिख देते नीचे भी लिख देते तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग ए टू बी लिख सकते थे, बट यहाँ पे जो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है B to A। ओके, इसके अंदर सिंपल था, जब क्या नाम है प्राइस यहाँ पे 15 था, जब प्राइस यहाँ पे 15 था तो मैं कितना, मैं 100 यूनिट सेल कर रहा था। जैसे ही प्राइस कम होके 5 रुपए हो गया, 5 रुपए हो गया, तब मैं क्या नाम है इसकी, यहाँ पे था ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, 100 यूनिट, 100 यूनिट में सेल कर रहा था। जैसे इसका क्या नाम है प्राइस 5 रुपए हो गया तो अब मैंने इसकी सप्लाई कम कर दी, इसकी सप्लाई मैंने कम करी, कितनी कर दी मैंने, 25 कर दी। लो भाई 25, मैंने अपनी इतनी ही सप्लाई कम कर दी, ठीक है। हाँ ठीक था। इसके अंदर क्या था डाउनवर्ड मूवमेंट, इसमें भी लिख देते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व फ्रॉम बी टू ए। ये क्या नाम है, जो B to A मैंने लिखा है, मैंने अपने सप्लाई कर्व के हिसाब से लिखा है। आप भी अपने सप्लाई कर्व के हिसाब से, अगर आप यहाँ पे ए लिख रहे हो और बी लिख रहे हो तो उसके हिसाब से लिखना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। मेरे में तो B to A है तो इसलिए मैंने B to A लिखा है, अगर आप कुछ और लिखो तो उसके हिसाब से कुछ और लिखना। ओके, ठीक था। अब इसको भी क्या नाम है, बंद कर देते हैं। इसे सप्लाई का चैप्टर तो बहुत ज्यादा ही इजी है। ओके, अब अब आता है इंक्रीज इन सप्लाई, क्या आता है इंक्रीज इन सप्लाई, इसके रीजंस थे। और इसके अंदर क्या नाम है राइटवर्ड शिफ्ट होता है, दूसरा था डिक्रीज इन सप्लाई, इसके अंदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इंक्रीज इन सप्लाई के रीजंस पूछ सकता है, अगर इनके खाली तुमसे इंक्रीज इन सप्लाई पूछोगे इसके रीजन पक्का लिख के आना। सबसे पहले रीजन क्या है कि डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड, जैसे हमने पढ़ा था ना क्या नाम है रिलेटेड गुड और क्या नाम है गुड कंसेप्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन, और इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसकी क्या नाम है क्वांटिटी कम हो जाएगी, और रिलेटेड गुड की अगर प्राइस कम होगी तो गुड कंसिडर्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसकी सप्लाई SUPPLY, इसकी हम सप्लाई की बात करते थे ना, इसकी हम प्राइस की बात करते थे, प्राइस, प्राइस की बात करते तो वही कह रहा है, अगर कह रहा हम डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, अगर इसका प्राइस कम हो रहा है तो इसकी सप्लाई बढ़ जा रही है। ओके, इसकी सप्लाई इंक्रीज हो जा रही है, समझे आप लोग। तो यही है। फिर भी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये तो हम पूरा पढ़ के आ गए। अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज हो तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो गया। पहले 450 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा था, अब वही कम होके 300 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के मेरा 300 रुपये प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो मैं सप्लाई इसकी इंक्रीज कर दूंगा ना, तो वही राइट ओवर शिफ्ट हो गया, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस वही है।
हमारा कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोटेक्शन कम हुआ है, समझे आप लोग। फिर फॉल इन एक्साइज ड्यूटी, वही क्या नाम है, उसमें से टैक्स और 100 रुपये माइनस कर दे रहा है, 100 रुपये टैक्स, आप 100 रुपये भी टैक्स नहीं लगा। और बताओ, अभी हमारे को खाली 200 रुपये का पड़ रहा है, और मेरे को 400 रुपये प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, कितना, 400, 600 रुपये प्राइस है, 600 रुपये प्राइस है, 600 रुपये प्राइस है। अब मेरे को कितने का, मेरे को 150 का, सॉरी, 400 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, 400 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा ना, एकदम मस्त सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। राइजन क्या नाम है, राइजन सब्सिडी, हाँ, और मेरे को सब्सिडी भी मिला, और मेरे को साथ ही साथ सब्सिडी मिला, तो सब्सिडी की वजह से मेरे को 100 रुपये और कम हो गया, और कम हो गया। सब्सिडी के लिए मेरे को 100 रुपये का और रिलैक्सेशन देता है, मेरे को सामान मेरे को 100 ही रुपये का पड़ रहा है, तो मेरे को सीधा 500 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है। तो सप्लाई तो अब मैं एकदम पूरा दुकान ही बेच दूंगा मैं अपना, ठीक है। मेरा क्या था, ठीक है। फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्म, जितने क्या नाम है, जितने वहाँ पे मार्केट ऑफ, जितना अगर एक मोनोपोली मार्केट जहाँ पे खाली एक सिंगल क्या नाम है दुकान है, तो उसकी सप्लाई थोड़ी सी कम है, बट एक परफेक्ट मार्केट जहाँ पे क्या नाम है, बहुत ज्यादा क्या नाम है, बहुत ज्यादा ही फर्म्स है, बहुत ज्यादा ही क्या नाम है प्रोड्यूसर है, तो क्या नाम है उनकी सप्लाई ज्यादा होगी ना। कि एक बेचने वाला तो कम बेच पाएगा, अगर खाली एक बेचने वाला तो 500 यूनिट बेच देगा एक दिन का, ज्यादा से ज्यादा, और क्या बेचेगा। बट यही बहुत सारे यूनिट है, तो वो एक दिन का कितना, कम से कम 2000 3000 बेच देंगे, ठीक है। 2000 3000, तो इसमें भी सप्लाई बढ़ गई ना, सप्लाई पूरे मार्केट की सप्लाई बढ़ गई, ओके। ये इसका मतलब ये था कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बस। ये सारे रीजन थे, मैंने रीजन को भी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैं तो यार तुम लोग ये वीडियो पढ़ ही लेना पूरा, स्टार्टिंग से अगर यहाँ तक पढ़ लिया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर वेयर कर देना। कोई तुम्हारा दोस्त भूला भटका हो, जिसको सोच रहा हो कि कैसे पढूं, कोई इजली पढ़ाते तो उसको भी शेयर कर देना, ठीक है। बोर हो रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई है, ये इंजॉयमेंट नहीं है, पढ़ना पड़ता है। अब हर टाइम तो इंजॉयमेंट मिलेगी तुम लोगों को भी, थोड़ा सा तो हमने भी पढ़ा था, तुम भी पढ़ो, ठीक है। कहाँ पे थे, हाँ देखो, प्राइस इसमें कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस एकदम फिक्स है, प्राइस एकदम फिक्स है। बस जो पहले सप्लाई का S1 S0, ये जो हमारा सप्लाई S0 मान लेते हैं, पहले सप्लाई कर ये था, ये आप शिफ्ट में होके राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड एरो बनाना बहुत जरूरी है, एरो भी बना देना, मैम के नहीं पूछ रही कि ये वाला तुम्हारा पहला था कि ये वाला पहला था, इसलिए एरो बना देना कि हाँ भाई हमारा इससे को जा रहा है, राइट वर्ड जा रहा है, ठीक है, राइट वर्ड जा रहा है, ओके। तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई, S1 हो गया, जो पहले क्या नाम है, प्राइस तो सेम थी, बट पहले उसी प्राइस में मैं पहले 500 यूनिट सेल कर रहा था, बट अब उसी प्राइस में अब मैंने अपनी सेल को बढ़ा के, अब मैंने इसी प्राइस में 800 यूनिट कर दिया, UNITS यूनिट्स कर दिया, तो इसके मतलब मेरी सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, ओके। इसके अंदर इतना था, दूसरा था डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, उस सबको उल्टा कर देना। अगर तुमको एक याद होगा ना, तो दूसरे का सब में उल्टा कर देना इसके अंदर। अब वापस एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी तुम समझ लो। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लेटीट्यूड, वही प्राइस अगर बढ़ गया, प्राइस ऑफ लेटीट्यूड बढ़ गया, तो सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड कंसिडर्ड गुड, जो भी हमने कंसिडर्ड किया था उसकी क्या नाम है, सप्लाई कम हो जाएगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक था। फिर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, हमको प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन मेरा कम हो रहा है, तो मैं कहना मैं सप्लाई भी कम कर दूंगा, सप्लाई भी कम कर दूंगा, ठीक था। फिर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, खराब टेक्नोलॉजी यूज करो, रॉ मटेरियल आ रहा था, रॉ मटेरियल तो मेरा खराब ही हो जा रहा है, तो मेरे को क्या नाम है लॉसेस हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी मैं अपनी क्या नाम है सप्लाई को कम कर दूंगा। फिर राइज इन एक्साइज ड्यूटी, मेरे को सामान महंगा पड़ रहा है, सब्सिडीज में फॉलो हो रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रही है मेरे को, इस कंडीशन में क्या नाम है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इस कंडीशन में क्या नाम है कि हमारा S0 है, पहला क्या नाम है इनिशियल वाला सप्लाई कर रहा है, इस कंडीशन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आप लोग बना के आ जाना S0, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये बना के आ जाना इस कंडीशन में। देखो प्राइस तो एकदम सेम है, प्राइस क्या है ना, पैरेलल टू एक्सिस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट पहले मैं क्वांटिटी कितना 800 यूनिट 500 यूनिट बेच पा रहा था, बट वही क्या मैं सेम प्राइस में, अब मैं क्या नाम है अपनी क्वांटिटी कम करके मैंने उसको 200 यूनिट कर दी, तो इस कंडीशन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया हमारे सप्लाई में, सप्लाई सप्लाई डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब सप्लाई हमारी कम होगी, ठीक है। आह, तुम्हारा पूरा सप्लाई चैप्टर खत्म, यहाँ तक तो सप्लाई चैप्टर का मतलब मेन जितना भी था, हाँ वो सब खत्म हो गया। अब हमको पढ़ना इलास्टिक सोलर, मैंने सोचा इलास्टिक सप्लाई की क्या नाम है, इसमें न्यूमेरिकल से, इसमें इलास्टिक सप्लाई की क्या नाम है न्यूमेरिकल से एकदम सेम टू सेम डिमांड के, अगर तुमने, मैंने इसकी पूरी वीडियो डाल रखी इलास्टिक सप्लाई की एक सेपरेट, इसमें पूरे न्यूमेरिकल्स करा रखे, अगर तुमने वो कर लिया
तो ये सेम ही होगा, एकदम सेम, बस इसके फॉर्मूले में क्या नाम है, उसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था, इसमें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है। बाद बाकी सब सेम है, इसमें इलास्टिसिटी की भी क्या नाम है यूनिट सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, वो इसमें जो डिफरेंट है वो पढ़ा रहा हूँ। बाद बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फॉर्मूला सेम था, इसके एप्लीकेशन भी सेम ही होती है। बस ये जो इसके जो 5 डिग्रीज है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, जो 5 डिग्रीज है उसके जो थोड़ा सा फॉर्मूला उसमें चेंज है, वो इसमें भी पढ़ लेते हैं। बस ये चैप्टर पूरा कंप्लीट, आपके क्या सप्लाई भी कंप्लीट और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इसी एक सिंगल वन शॉट में कंप्लीट। तो इसके भी 5 यूनिट्स है, 5 डिग्रीज है। सबसे पहले है परफेक्ट इनलास्टिक। परफेक्ट इनलास्टिक इसके अंदर क्या नाम है, प्राइस कितना भी भरे सप्लाई में उतना ही करूंगा। एक मिनट वापस मैन्यू ले लेता हूँ कि प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, कंट्रोल सी, अच्छे से बनाता रहो, जूम करके एक एक को अच्छे से डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो, जब इतना ही एक्सप्लेन करना है तो अच्छे से। हाँ, पहला क्या है, परफेक्ट इन इलास्टिक। इसके अंदर में क्या नाम है, इलास्टिक वैल्यू क्या होती है, जीरो, पर इलास्टिक वैल्यू जीरो होती है। पैरेलल टू होता है ये पीरियड, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। इस कंडीशन में क्या नाम है, अगर प्राइस मैं कितना यूनिट, मैं 100 यूनिट बेच रहा हूँ, यूनिट्स, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ, अगर क्या नाम है इसके 500 रुपये भी प्राइस है तो भी 100 यूनिट बेच रहा हूँ। अगर इसका प्राइस भर के 1500 रुपये हो गया, 1500 रुपये, तो भी मैं 100 यूनिट ही बेचूंगा। इसका प्राइस भर के 2000 भी हो गया, 2000 भी हो गया, तो भी मैं 100 यूनिट ही बेचा। इसके अंदर क्या है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस चाहे कितना भी बढ़े घटे, सप्लाई एकदम कॉन्स्टेंट है मेरी, एकदम फिक्स है, जितना सप्लाई करो उतने करूंगा। सख्त लौंडा सप्लाई, सप्लाई नहीं हटेगा। ओके, सप्लाई क्या है, सख्त लौंडा, ठीक है। सप्लाई एकदम सख्त लौंदा, वो अपना नहीं हटेगा। वो प्राइस की इसमें इलास्टिक वैल्यू कितनी होती है, जीरो, चाहे प्राइस कम हो भरे कुछ भी हो, सप्लाई का 100 यूनिट बेचो, 100 यूनिट ही बेचूंगा। एक पहले ये था। फिर इसके बाद दूसरा ही वाला पढ़ते हैं, पहले इसके उल्टा। ये तो हमने परफेक्ट इलास्टिक पढ़ लिया, अब परफेक्ट इलास्टिक बाद पढ़ना है परफेक्ट इलास्टिक की प्राइस कौन सा, इसमें प्राइस कौन सा, इसमें प्राइस क्या है, इसमें क्या नाम है, सप्लाई कर्व, SU, सप्लाई क्या है, पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स, इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसमें क्या नाम है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या नाम है, कांस्टेंट है, प्राइस में बिल्कुल चेंज है। प्राइस यहाँ पे 100 रुपए है तो प्राइस 100 ही रुपए, बट हमारे क्या नाम है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है कि पहले मैं इतना यूनिट बेच रहा था, Q0, Q1, Q2, है ना, सप्लाई में चेंज है। इसके लिए इलास्टिसिटी वैल्यू होता है इन्फिनिटी, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, इन्फिनिटी। ओके, बस इसके अंदर इतना ही था। देन हमें अब जो मेन है ये तीन पढ़ने, ठीक है। इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई मतलब लेस देन इलास्टिक, फिर मोर देन इलास्टिक, फिर यूनिट इलास्टिक, ये तीन मेन पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टीपर। इसका क्या नाम है, इसका स्लोप का नाम कहते हैं स्टीपर, STEPER। स्टीपर इसमें किसको काट रही है, एक्स, हाँ, मैं तो एकदम से इधर उधर चले जाता हूँ, शुरू से बताता हूँ। हमने अभी ये दोनों पढ़ लिए, हमने ये ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया। अब हमको ये वाला पढ़ना है, जिसके अंदर क्या नाम है, सप्लाई कर्व क्या है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब लेस देन इलास्टिक भी बोल सकते हो, इसको लेस देन इलास्टिक भी बोल सकते हो, जिसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन वन होती है, इलास्टिक वैल्यू क्या होती है, लेस देन वन। और इस कंडीशन में इसका स्लोप कर्व कैसा होता है, स्टीपर होता है। और ये बेसिकली ये एक्स एक्सिस को काट रहा होता है, किसको, एक्स एक्सिस को। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं, देखो एक्स एक्सिस को काट रहा है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको काट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, ठीक। दूसरा होता है ये यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू वन होती है। इसके जो स्लोप का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, RECT, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, HYP। इसके स्लोप का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर इसका क्या नाम यूनिट इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक में इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वन, एग्जैक्ट वन। और इसको अगर हम इनकेस के पासिस थ्रू ओरिजिन, ये किसी ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ पे क्या नाम है, जीरो, एकदम ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक। ये भी वापस ये तीनों चीज लिखूंगा तो एकदम अच्छे से लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा होता है फ्लैटर, ये क्या नाम है, फ्लैटर, ये क्या ना, मोर देन इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक में इलास्टिक ऑफ सप्लाई भी कह सकते हो। इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, ग्रेटर देन वन होते हैं। और इसको अगर हम क्या नाम है, इंक्रीज करें तो किसको आते हैं, एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को। और इसमें इलास्टिसिटी वैल्यू वन होती है। तो अब मैं यहाँ पे इन तीनों का, किस किस का, इन तीनों का एक समरी लिख के दे दो, क्वेश्चन पूछे कि क्या नाम है, अगर इलास्टिसिटी क्या नाम है, एक्स एक्सिस को पास कर रही है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कट करिए एक्स एक्सिस को, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी कट कर रही है वाई एक्सिस को, उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी। और इलास्टिसिटी पासिस थ्रू ओरिजिन, क्या पासिस थ्रू ओरिजिन, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो किस किस की बात कर रहे हैं हम, कौन सा मैं लूं, ग्रीन ही ले लेता हूं, ठीक है। हाँ,
एक तो इसकी बात कर रहे हैं हम, एक इसकी और एक इसकी, ठीक। इस कंडीशन में पासिस थ्रू एक्स एक्सिस, इसमें किसने एक्स एक्सिस से पास करता है, एक्स एक्सिस से, इसमें वाई एक्सिस से, और इसमें पासिस थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं एकदम अच्छे से लिख देता हूँ तीनों का एकदम स्टार पॉइंट डाल के। इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये समझ आ गया क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कट्स एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है लेस देन वन। दूसरा दूसरे पेन से लिखेंगे, सारे के सारे अलग पेन से लिखूंगा मैं, ये तुमको समझ आए। इफ इलास्टिसिटी कट कट्स वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को कट करिए तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है मोर देन वन, मतलब इसके अंदर इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इसके अंदर इलास्टिक, ओके। और तीसरा रेड पेन से लिखूंगा मैं, तीसरा इफ, क्या नाम है, इलास्टिसिटी का जो वो है पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस डबल एस, पासिस थ्रू ओरिजिन, उस कंडीशन में इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, ES इक्वल्स टू वन, इसमें एग्जैक्ट इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वन, ओके। ये तीन पक्का पक्का तुम लोग याद करके ही जाना, ये MCQ में पूछ सकते हो, इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद जो मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एकदम सेम है, बस थोड़ा सा वर्ड्स चेंज थे इसलिए मैं इसको लिख के ले आ गया। क्या है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। इसमें जो अभी हमें एवरेज मेथड पढ़ना है जिसके अंदर सेम था, ये ले लेता हूँ, हाँ। इलास्टिसिटी पढ़ना था, इसके फॉर्मूला सेम है, चेंज परसेंट डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा चेंज इन प्राइस। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा डेल्टा इन डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा चेंज इन प्राइस, कि जितना परसेंटेज क्वांटिटी में प्राइस में चेंज हो रहा है डिवाइड बाय उसकी, उसको डिवाइड करें चेंज इन क्वांटिटी, तो उस कंडीशन में हमारी इलास्टिसिटी आ जाती है परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस, हाँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। देन अगर इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा खोल दे तो उस कंडीशन में था, क्या नाम है, न्यू क्वांटिटी माइनस में ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस में ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई में ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें इलास्टिसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इलास्टिसिटी इसमें हमेशा 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 पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि डिमांड के अंदर हमने जो डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था, डिमांड में, डिमांड वाले चैप्टर के अंदर प्राइस का और सप्लाई, डिमांड, प्राइस का और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन था, क्या इनवर्स, इनवर्स रिलेशन था कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए क्या नाम है, इसमें नेगेटिव था, इसमें क्या इलास्टिक वैल्यू हमेशा नेगेटिव, क्योंकि इनवर्स रिलेशन था ना, नेगेटिव था इसलिए, ठीक। बट इस सप्लाई के चैप्टर के अंदर, सप्लाई, सप्लाई चैप्टर के अंदर प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, क्या डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, इसलिए इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या था, पॉजिटिव। तो इलास्टिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई हैज अ डायरेक्ट रिलेशन, बस ये तुम्हारा 100% सप्लाई खत्म। उफ, चलो, हाँ, यहाँ पे तुम्हारा सप्लाई खत्म हो चुका है, इसके बाद तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, बहुत पास पेपर आ चुके हैं, मैं तो कहूंगा तुम अभी जितना पढ़ लिया, बट ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर सब्जेक्ट्स को भी टाइम दो, बट साथ ही साथ इकोनॉमिक्स को भी टाइम दो, ये स्कोरिंग होता है, क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं तो फोकस करूंगा, तुम इसमें एकदम अच्छे से एकदम मार्क्स खींच लोगे, तुम्हारा जो एवरेज है वो बहुत अच्छा ही मार्क्स बने। और बाद बाकी जो इसके जो भी अदर रिमेनिंग चैप्टर बच के, उस चैप्टर को भी हम कवर कर लेंगे आपके एग्जाम कंप्लीट होने से पहले। और क्या मैं 10 मिनट सीरीज भी मैं लॉन्च करूंगा, उसके अंदर 10 मिनट के अंदर सारे ऑल चैप्टर्स के रिकैप डाल दूंगा, और एग्जाम से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दूंगा, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को, भूले भटके दोस्तों को शेयर कर देना, सेव कर लेना, पढ़ लेना, और बस पेपर में फोड़ देना। मेन मोटिव क्या है, तुम्हारा पेपर अच्छा जाना चाहिए, कुछ हो ना हो,
पेपर अच्छा जाना चाहिए। पेपर में ऐसा ना लगे बैठ गए कुछ समझ ही नहीं आया। ओके, पेपर में बैठो तो एकदम एकदम ऐसे नीचे झुको, लिखना तो उठो ही मत, एकदम गोता खाओ और उठो ही मत, बस लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, जब तक पूरा हो ना जाए। चीटिंग कराना इंपॉर्टेंट है भाई, दोस्तों भी तो पास होने चाहिए। चलो बाय बाय।